So today we are going to talk about the next application of biotechnology in medicine, and that is gene therapy. जीन थेरेपी से क्या समझ आ रहा है? जीन थेरेपी से ये समझ आता है कि आप जब कोई थेरेपी देते हैं देन यू आर गिविंग इट एट अ मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ जीन्स। ठीक है, आप कोई भी डिजीज अब बाहर से बाय गिविंग मेडिसिन आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, बट नाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ जीन्स। ठीक है, तो जीन थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ती है? जीन थेरेपी की जरूरत तब पड़ती है जब कोई भी डिजीज आपकी हेरिडिटरी हो, दैट इज यू हैव इनहेरिटेड दैट डिजीज बाय बर्थ, तब आपको जीन थेरेपी देने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रॉपर प्रॉपर तरीके का जो इलाज आपको चाहिए, परमानेंट इलाज जो चाहिए, वो तभी तो मिल पाएगा आपको जब आपका अगर जो जीन आपने इनहेरिट किया या तो वो नॉन फंक्शनल था या फिर वो जीन था ही नहीं। ठीक है, अब आप बड़े हुए आपको उसके अंदर मतलब आपके अंदर उसके सिम्टम्स आने शुरू हुए। अब आप चाह रहे हो कि बाहर से मेडिसिन को लेके या इंजेक्शन को लेके हम उसको ठीक कर लें, तो दैट विल बी अ टेम्परेरी क्योर, इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। ठीक है, परमानेंट क्योर अगर आपको चाहिए तो यू वांट दैट जीन टू बी नेचुरली प्रेजेंट इन योर बॉडी एंड सिंथेसाइज इट्स प्रोडक्ट सो दैट द डिजीज डज नॉट अकर। तब आपको जीन थेरेपी देने की जरूरत पड़ती है व्हेन द डिजीज इज हेरिडिटरी। अब देखिए जीन थेरेपी में होता क्या है? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। चाइल्ड और एम्ब्रियो इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम इन चीजों को अर्ली डायग्नोज कर लें या अर्ली इनके सिम्टम्स हमको नजर आ जाए तो डिजीज को ट्रीट करना ना काफी इजी होता है, क्योंकि बोन मैरो जब आपकी प्लोरिफरेटिव स्टेज में होती है, ठीक है, प्लोरिफरेटिव स्टेज में होती है तो उसके सेल्स और ज्यादा बन रहे होते हैं, तो इजीली अब आप जीन डिफेक्ट को डायग्नोज मतलब जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डिजायरेबल जीन। ठीक है, क्योंकि सेल्स अपने प्लोरिफरेटिव स्टेज में होते हैं एट एन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और एट एन एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो वो इजीली आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो भी आप जीन उसमें डालना चाह रहे हो, वो इजीली आपकी बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और फिर उसमें फिर अब दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, क्योंकि सेल्स आर मल्टीप्लाइंग कंटिन्यूसली, तो जो जीन है वो भी इजीली आपको मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, जो भी आपका डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इट इज यूजली डन एट एन अर्ली स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और embryonic stage. So it involves the delivery of a normal gene into individual or embryo to take over the function of a non-functional gene. ठीक है, आप यहाँ पे अपना जो जीन है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप ये वाला जीन एनिमल में डिलीवर कर रहे हैं तो वेक्टर क्या लेंगे? वेक्टर विल बी द रेट्रोवायरस। ठीक है, अपने ह्यूमन में कोई भी डिजीज कोई भी जो जीन है या तो वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है, या फिर वो जीन ही डिलीट हो गया है ना, तो अब उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या करोगे? अपना जो डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो उस डिजीज को प्रिवेंट कर रहा था वो वाला जीन लेके आप अपने होस्ट में अपने ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट दैट जीन कैन टेक ओवर द फंक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल जीन और द जीन विच वाज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जीन थेरेपी में ये सब होता है। अब देखिए, सबसे पहले जीन थेरेपी दी कैसे गई थी? सबसे पहले जो जीन थेरेपी दी गई थी दैट वाज गिवन टू अ 4-year old गर्ल in 1990 and she was suffering from ADA deficiency, adenodiamynase deficiency. First gene therapy 4-year old girl 1990 में दी गई थी। ठीक है, टू ट्रीट ADA deficiency। अब जो ADA deficiency होती है वो होती कैसे है? आपके सेल्स के अंदर एडिनोडायमिनेज का जो जीन होता है वो डिलीट हो जाता है, देन दिस एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी अकर्स। अब देखो, ये काइंड ऑफ एंजाइम है, इसका रोल क्या होता है? इट इज हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इम्यून सिस्टम। अब अगर उसका इम्यून सिस्टम ही खराब होगा तो द चाइल्ड वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ओके, इम्यून सिस्टम में क्या हेल्प होता है इसका? दिस एडिनोज डायमिनेज एंजाइम, adenosine diaminase enzyme
सबसे पहले तो ये सब सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट इसका जो लार्जेस्ट अमाउंट होता है वो अपने लिम्फोसाइट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में भी कैसे? दिस एंजाइम इज गोइंग टू हेल्प इन द मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ये अपने हेल्पर सेल्स होते हैं जो कि अपने फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर अपने जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये एडिनोसाइनेज का फंक्शन था। अब ये वाला जीन ना डिलीट हो गया जब एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही थी, या जब भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो रहा था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि सेल्स, जाइगोट के सेल्स में से जो एडीए का एडिनोस डाइएमिनेज का जो जीन था ना वो डिलीट हो गया। अब वो जीन डिलीट हो गया तो फिर क्या हो गया कि इम्यून सिस्टम में वीकनेस आने लगी। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करना था। अब देखो इसको रिप्लेस करने के तरीके क्या हैं। या तो आप बाहर से एंजाइम एडमिनिस्टर करवाओ रेगुलर इंजेक्शन लो इंटरवल्स पे, ठीक है, या फिर आप क्या करवाओ, आप करवा दो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाओगे तो उसमें जो अपने लिम्फोसाइट्स होंगे उनको भी आपको पहले बाहर से एडीए देना पड़ेगा, क्योंकि अब नॉर्मल लिम्फोसाइट्स में एडीए है ही नहीं। ठीक है, जो नॉर्मल जाइगोट बना है उसमें एडीए का जीन तो अब डिलीट हो गया ना, और उसमें अगर एडीए का जीन डिलीट हो गया तो फिर सेल्स में और लिम्फोसाइट्स में एडिनो डाइएमिनेज बनेगा नहीं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स में भी प्रॉब्लम है आपके। अब मैंने बताया दो तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो, या तो आप बाहर से एडिनो डाइएमिनेज को अपने अंदर एडमिनिस्टर करवाओ बाय रेगुलर इंटरवल्स ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी क्योर है, क्योंकि कभी कभी इंजेक्शन मिस हो जाएंगे तो फिर कंडीशन सीरियस हो जाएगी, है ना, या इंजेक्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है एंड यू आर इन अ वेरी इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो तब भी ये चीज फील हो जाएगी। तो दिस इज अ टेम्परेरी क्योर। ठीक है, दूसरा क्योर भी मैं बता दूं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी आप ऐसे नहीं करवा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके नॉर्मल बोन मैरो है, द चाइल्ड विच इज सफरिंग फ्रॉम एडीए, उसका बोन मैरो आपने लिया, उसके बोन मैरो से आपने लिम्फोसाइट्स एक्सट्रैक्ट करे। उसके लिम्फोसाइट्स में एडीए का जीन नहीं था, है ना, तो आपने उसके लिम्फोसाइट्स को जेनेटिकली इंजीनियर किया। हाउ? यू हैव गिवन और ट्रांसफर्ड द जीन प्रोड्यूसिंग एडिनो डाइएमिनेज इनटू द लिम्फोसाइट्स। कैसे किया? वेक्टर से किया आपने। वेक्टर कौन था? रेट्रोवायरसेस से। आपने उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लैब में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट किया, बोन मैरो में से आपने लिम्फोसाइट्स को लैब में एक्सट्रैक्ट किया। लैब में आपने उसके अंदर जो जीन आपको रिक्वायर्ड था वो वाला जीन आपने एडमिनिस्टर कर दिया। अब फिर वो लिम्फोसाइट्स आपने वापस से पेशेंट में भेज दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो क्या ये परमानेंट क्योर है? नहीं, ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लिम्फोसाइट का भी पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है ना। अब वो पर्टिकुलर लाइफ स्पेन के बाद वीक और टू उसके बाद वो भी खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगेन एडीए का ये टेम्पररी क्योर है, क्योंकि परमानेंटली तो अब एडीए प्रोड्यूस हो नहीं रहा। जितने आपने लिम्फोसाइट्स को इंजीनियर करके आपने अपने पेशेंट में डाला था उतने लिम्फोसाइट्स कुछ दिन सर्वाइव किए बॉडी में, और उसके बाद लिम्फोसाइट्स की डेथ हो गई, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, वीक और लाइक 15 डेज का लिम्फोसाइट्स का जो है वो लाइफ स्पेन होता है। तो लिम्फोसाइट्स इवेंचुअली विल डाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट क्योर। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दोनों ही परमानेंट क्योर नहीं थे इस डिजीज के लिए। अब इस डिजीज को क्योर करना था तो आपको जीन थेरेपी की मदद लेनी पड़ी। जीन थेरेपी की मदद से हमने क्या किया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमने डिजीज को डायग्नोस किया, या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में हमने इसको, जैसे इसमें 4 ईयर ओल्ड की गर्ल थी, ठीक है, तो अभी 4 ईयर ओल्ड है तो इसमें भी अभी प्रोलिफरेटिव सेल्स हैं। ठीक है, बोन मैरो अच्छे से रिप्लेनिश हो रहा है, नए नए सेल्स उसमें बन रहे हैं। तो अगर ऐसी स्टेज में मैं अपना जो जीन है डिजायरेबल जीन विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस एडिनोसाइनेज उसको
सेल्स में इंट्रोड्यूस करवा दूं तो मेरा जो जीन डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट करेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, और उस बोन मैरो में हम अपना जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, इससे कि क्या होगा कि अगर, क्योंकि वो अपने प्लोरिफरेटिव स्टेज में है, मतलब कि उसकी सेल्स की कॉपीज मल्टीपल तरीके से बनती जा रही है, तो क्या होगा कि हमारा जो जीन है ना वो नॉर्मली सेल्स में इंटीग्रेट हो जाएगा, और फिर उसकी और ज्यादा कॉपीज बनेंगी तो जीन की कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जीन की कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इवेंचुअली आपका जो एडिनो डायमिनेज प्रोडक्ट है वो भी एक्सप्रेस हो जाएगा, और फिर वो इम्यून सिस्टम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। तो ये जीन थेरेपी का मेन मोटिव था। कैसे था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आप बोन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अपने बोन मैरो सेल्स के अंदर एडीए सीडीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे वाया यूजिंग योर रेट्रोवायरस वेक्टर। ठीक है, अर्ली स्टेज में या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालने का फायदा ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अभी नए नए स्टेज में होते हैं, वो उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज नहीं हुई होती है, तो अगर उस वाली स्टेज में आपके सेल्स को नॉर्मली वाला जीन दे दिया जाए तो वो अपने सेल्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे, और डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ जो अपना जीन है वो भी नॉर्मली उनके अंदर इंटीग्रेट होता जाएगा, क्लोन होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद अपना एडिनोसिन डायमिनेज प्रोडक्ट जो है वो बनाता जाएगा, विच इज गोइंग टू डेवलप योर इम्यून सिस्टम। So that's all about gene therapy. Coming on to transgenic animals. What are transgenic animals? Transgenic animals are those whose DNA has been manipulated to possess and express an extra or foreign gene. ठीक है, कोई भी फॉरेन जीन अगर मुझे किसी भी एनिमल को मैं अगर यूज कर रही हूँ अपने जीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए, then that kind of organism will be called as transgenic animals. Transgenic animals के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, माइस, पिग्स, शीप, ओके, रैबिट, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से हैं? 95% ऑफ माइस आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको? हम क्या चाहते हैं कि जो भी कोई प्रोडक्ट, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट, जैसे कि यूजफुल प्रोडक्ट है कोई, जो कि लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड पॉपुलेशन के अंदर ही आपको मिल पाता है, आप वो प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे ह्यूमन यूज के लिए प्रोड्यूस कर सको, तब आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रांसजेनिक मंकीज वगैरह होते हैं, है ना, उन चीजों के लिए आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई भी डिजीज है ना, उस डिजीज को आपको क्योर करना है ना, आपको उसको क्योर करना है, तो क्योर करने के लिए आपको अमाउंट में कुछ मेडिसिन चाहिए। अब मेडिसिन में केमिकल्स हैं जो कि आपके लिए कुछ हद तक हार्मफुल हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करना और उनको मेडिसिन में डालना इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, ऐसी चीजों से बचने के लिए हम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं, जिससे कि आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट, डिजायरेबल जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्रेस करवा सको। अब बहुत सारे पर्पजेज होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का स्टडी करना। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी डिजीज को स्टडी करना चाहते हो, या फिर आप किसी भी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो ह्यूमन की होती है, और जो नॉर्मली किसी के अंदर डेवलपमेंट जो चलते हैं, किसी भी ह्यूमन या कोई भी और एनिमल है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर आप नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हो, तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हो। लाइक कैसे? जैसे कि एग्जांपल हमने दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लाइक स्टडी ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंसुलिन रिलेटेड फैक्टर। अब आप क्या चाहते हो कि आपको ये देखना है कि इंसुलिन का जो ग्रोथ है या इंसुलिन का जो काम है बॉडी में वो कैसा होता है, आपको वो चेक करना है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल बनाओगे अपना, जिसके अंदर आप इंसुलिन का ग्रोथ जो है वो देखना चाहते हो, और आप क्या करोगे, कुछ और जो जीन्स हैं या कुछ और सब्सटेंसेस हैं उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करोगे टू सी द इफेक्ट्स of those drugs and those kind of factors on the insulin activity। तो इंसुलिन की एक्टिविटी पे आप जब स्टडी करना चाहते हो, उसके डेवलपमेंट पे स्टडी करना चाहते हो, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर जब आपको रिसर्च करनी है, तो आप ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर म्यूटेशंस करवा के उसकी तरह तरह के उसके अंदर सब्सटेंसेस को इंट्रोड्यूस करके उनका इफेक्ट स्टडी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। अनदर इज द स्टडी ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज आपको स्टडी करनी है, उसके इफेक्ट्स आपको स्टडी करने हैं, उसके सिम्टम्स आपको जल्दी से देखने हैं, ठीक है, तो वो आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से कर सकते हो। ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, सारे मतलब जेनेटिक डिजीज है मोस्टली। ठीक है, आप क्या करोगे, आप ट्रांसजेनिक एनिमल लाओगे, ट्रांसजेनिक एनिमल बना के, मतलब बेसिकली आप कोई एनिमल लोगे, एनिमल के अंदर जो भी ये डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं, क्योंकि सारी जो है वो जेनेटिक डिजीज है ना, तो इनका जीन आप अपने एनिमल में इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो एनिमल कैसा हो गया, दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। अब उस एनिमल के अंदर डिजीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, डिजीज के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसके इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है ऑर्गेनिज्म से इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से ही आपको मिल पा रहा है, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको स्टडी करना है, तो भी आप अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना सकते हो। लाइक ह्यूमन प्रोटीन व्हिच इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइजेमा। ठीक है, एम्फाइजेमा क्या था, एम्फाइजेमा वाज अ क्रॉनिक डिजीज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, है ना।
उसको ट्रीट करने के लिए आप ह्यूमन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है ह्यूमन में से, कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना? तो उसके लिए आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स चाहिए। आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इसका जो जीन है ह्यूमन प्रोटीन को, इसको जो जीन प्रोड्यूस करता है उसको अपने एनिमल के अंदर प्रोड्यूस करोगे, फिर वो इस प्रोटीन को जो है एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेगा और आप वहां से प्रोटीन को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो थी रोदी, उसने ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाया था 2.4 ग्राम पर लीटर, एंड दैट वाज ह्यूमन अल्फा लैक्टा अल्ब्यूमिन। ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, ह्यूमन प्रोटीन कौन सा था? अल्फा 1, ह्यूमन अल्फा 1 लैक्टा अल्ब्यूमिन। ये वाला प्रोटीन ह्यूमन का था, लेकिन हमने इसको अपने ट्रांसजेनिक काउ में प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। एंड पेरेंट्स के लिए ये वाला जो मिल्क था, इसमें ह्यूमन प्रोटीन का जो अमाउंट था अल्फा 1 लैक्टा अल्ब्यूमिन व्हिच वाज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द इन्फेंट्स, तो उसकी अमाउंट 2.4 ग्राम पर लीटर, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में ये प्रोटीन जो है अब जो मिल्क है उसके अंदर प्रेजेंट हो पा रहा था, जो कि मिल्क के अंदर नॉर्मल मिल्क के अंदर जो है इसका अमाउंट कम रहता था, अब वो अमाउंट हमने ज्यादा कर दिया, ठीक है, सो दैट इन्फेंट इज प्रॉपर्ली नरिश्ड। तो ऐसा मिल्क इन्फेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ। अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ईयर पूछ लेगा, ट्रांसजेनिक काउ का नाम बदल के पूछ लेगा और इन दोनों में कंफ्यूजन कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे दिक्कत कर देगा। ये 2.4 ग्राम पर लीटर है, ठीक है, पर मिलीलीटर नहीं है, और यहाँ पे कोई मिलीग्राम या किलोग्राम नहीं है। दिस इज 2.4 ग्राम पर लीटर। यहाँ पे वो आपको यूनिटरी मेथड लगा के जो भी है, मतलब यहाँ पे वो लीटर की जगह मिलीलीटर कर देगा, तो यूनिटरी मेथड लगा के आपको कर लेना है इसको, ठीक है, कि 1 लीटर में 2.4 ग्राम था तो मिलीलीटर में कितना होगा, उसके हिसाब से ऑप्शन को टिक मारना है, ये नहीं कि रटा रटाया स्टेटमेंट जाके मारिया है, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी, कोई भी वैक्सीन आप बना रहे हो, जैसे कि माइस को यूज कर रहे हैं आजकल पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो उस चीजों में ये हेल्पफुल होता है। कोई भी वैक्सीन आपको टेस्ट करनी है तो आप किसी ट्रांसजेनिक एनिमल पे दे दो, उसके इफेक्ट्स एनिमल के अंदर स्टडी कर लीजिए, या तो अगर एनिमल के अंदर वो वैक्सीन सही से काम कर रही होगी, दैट मीन्स यू कैन एडमिनिस्टर इट टू ह्यूमंस, ठीक है, नहीं कर रही होगी तो फिर वो वैक्सीन रिजेक्ट हो जाएगी। तो वैक्सीन की सेफ्टी भी आप उसी से चेक करते हैं। सिमिलरली ये केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये भी सेम ही है, ठीक है, इसमें भी कुछ इतना ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, आप जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हो ना, उनको कैसे बनाते हो, उनको आप सेंसिटिव बनाते हो, ठीक है, ताकि किसी भी ड्रग या किसी भी केमिकल के जो इफेक्ट है ना एनिमल के अंदर, वो जल्दी जल्दी शो हो, आपको उनकी इफेक्ट को स्टडी करने में टाइम ना लगे, आप एनिमल को ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बनाते हो, ताकि जो आपका केमिकल है उसकी टॉक्सिसिटी आप चेक कर पाओ कि कितने सेंसिटिव लेवल को वो केमिकल जो है वो डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, उसको कितना उसको पार कर पा रहा है। तो वो केमिकल की जो टॉक्सिसिटी होती है ना, उसको चेक करने के लिए भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते हो, क्योंकि आप उन एनिमल्स को इतना सेंसिटिव बना देते हो ताकि आपको टॉक्सिसिटी का पता चल सके कि मतलब कितना सेंसिटिव है वो टॉक्सिक किसी भी एनिमल के लिए, वो चीज आप टेस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एथिकल इश्यूज। देखिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जो रिसर्च होती है वो कुछ भी हो सकती है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो रिसर्च आप कर रहे हो वो मैनकाइंड के लिए यूजफुल हो, समटाइम इट कैन बी हार्मफुल, ठीक है। उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमने कमिटी बनाई लाइक GEAC। अब देखिए, जैसे कि ज़ॉम्बीज का मैंने पिछले चैप्टर में एग्जांपल दिया था, ज़ॉम्बीज को अगर आप जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से बना देते हो तो क्या वो हमारे लिए यूजफुल है? कई हद तक वो हमारे लिए फेटल है और वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, इट विल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो ऐसी जेनेटिक रिसर्चेस को आप अप्रूव नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए बल्कि थ्रेट है काइंड ऑफ, ठीक है। लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ऐसा बना दिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन से या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो कि मैनकाइंड के लिए ही खराब, मतलब थ्रेट है, तो क्या ऐसी रिसर्च को आप अप्रूव कर सकते हो? आप अप्रूव नहीं कर सकते। सो ठीक है, तो ऐसी रिसर्चेस के अप्रूवल और वैलिडेशन के लिए हमने एक कम्युनिटी बनाई, दैट वाज GEAC, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये कमिटी वैलिडेशन ऑफ GM रिसर्च को इंश्योर करती है कि जो आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च चल रहा है वो ठीक है या नहीं, या फिर आप उसको ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव कर सकते हो या नहीं। सो इट लुक्स आफ्टर द वैलिडेशन एंड अप्रूवल ऑफ GM रिसर्च फॉर मैनकाइंड, ठीक है। किसी भी रिसर्च को अप्रूव करना, उसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करना और उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी GEAC है। कोई भी प्रोडक्ट आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप डेवलप करते हो, तो सबसे पहले इट इज गोइंग टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम GEAC बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट। GEAC का ये काम होता है। अब एथिकल इश्यूज में एक और टर्म आता है, दैट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी में क्या होता है? बायोपायरेसी में क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, मतलब स्मॉल स्मॉल कंट्रीज होती हैं, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को अपना क्रेडिट देकर मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देती हैं।
ठीक है, लेकिन जहां से उन्होंने बनाया है, जहां से वो प्रोडक्ट ओरिजिनली डेवलप हुआ है, वहां के लोगों को वो ना तो कंपेंसेशन देते हैं, ना ही उनको क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो दैट इज बायोपायरेसी। यू आर स्टीलिंग समवन एल्स रिसर्च एंड गिविंग इट योर नेम विदाउट गिविंग प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड कंपेंसेशन टू द पीपल हु एक्चुअली डेवलप्ड इट और द कंट्री हु हैव एक्चुअली डेवलप्ड इट। सो दैट इज बायोपायरेसी। ठीक है, आप अपना पेटेंट लगा के उस पर आप उसको अपने नाम से बेचते हो या उसको अपने नाम से यूज करते हो without giving proper credit to the ones who have developed that product or that research। ठीक है, तो that comes under बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी का बहुत ही फेमस एग्जांपल बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस तो अपने इंडिया में लाइक बहुत ही सालों से ग्रोथ चल रही है इंडिया में, है ना। तो 200,000 वैरायटीज तो अकेली राइस की हैं इंडिया में जो कि ग्रो की जाती हैं। ठीक है, उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज बासमती की हैं जो कि इंडिया में ही ग्रो की जाती हैं। ठीक है, ये वाली चीजें ये फॉरेन पीपल को पता चलने लगी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि इंडिया के लोग तो ऐसे ही हैं, तो बेवकूफ बना दो, अपनी वैरायटी के साथ इसको ड्राफ्ट क्रॉस करा, मतलब सेमी ड्राफ्ट वैरायटी के साथ अपने जो है बासमती राइस को क्रॉस करा दो और बोल दो कि ये वाली जो नया प्रोडक्ट हमने बनाया है ये हमारा खुद का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसको अपना पेटेंट दे दो और फिर इसको अपने नाम से देना स्टार्ट कर दो। जबकि बासमती राइस जो था वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था और इंडिया की ही ओरिजिनल क्रॉप बासमती राइस थी। तो 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ओवर बासमती, इंडियन बासमती। ठीक है, 1997 में अमेरिकन कंपनी ने अपने पेटेंट राइट्स किए बासमती राइस पे। इन्होंने, अब देखो हम क्लेम कर सकते हैं ना कि बासमती राइस हमारे प्रोड्यूस होता है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये आपका है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया, अमेरिकन कंपनी मालूम है, इन्होंने क्या किया, बासमती राइस इंडिया से लिया और जो इनके यहाँ पे जो सेमी ड्रॉप वैरायटी जो उगती थी, ठीक है, उनके साथ इसने बासमती राइस को ब्रीड करवा दिया। तो जो एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हुई विच वाज आल्सो बासमती, ठीक है, उसको इन्होंने क्लेम कर दिया कि ये हमारी बनाई हुई क्रॉप है और ये इस पे हमारा पेटेंट राइट है। ठीक है, और पेटेंट राइट के साथ उन्होंने क्या बोला कि पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेलिंग बासमती राइस आउटसाइड देयर कंपनी। सिर्फ यही अपने बासमती राइस को सेल कर सकते हैं और कोई इसको सेल नहीं कर सकता। मतलब इन्होंने बोला कि इंडिया वाले भी बासमती राइस को सेल या उसका यूज जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने काम किया था अमेरिकन कंपनी वालों, लेकिन इवेंचुअली फिर केसेस चले तो अमेरिकन कंपनी से ये पेटेंट राइट जो है वो छीन लिया गया। और भी अटेम्प्ट्स में टर्मरिक, नीम वगैरह, ये तो सारी चीजें हमारे इंडिया की है, टर्मरिक हो गया, नीम हो गया, दे वर ओरिजिनली ग्रोन इन इंडिया। इन चीजों पर भी पेटेंट राइट्स क्लेम करने की कोशिश काफी ज्यादा करी गई है। अब देखो इसमें मैं क्वेश्चन बता रही हूँ जो मेन क्वेश्चन आएगा। 1997 में ही ये बासमती राइस का केस हुआ था और 1997 में ही रोजी ने ह्यूमन मिल्क को प्रोड्यूस किया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो थी रोजी, वो भी 1997 में ही बनाई गई थी। तो ये एनालॉजी करके कुछ ऐसे बोलेगा कि 1997 में ये हुआ था, इसके साथ साथ एक और इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट क्या है। तो इसी में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी वाज मेड। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कमिंग ऑन टू द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।